मॉर्निंग। तो चलिए फिर दो क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे आज। पहला क्वेश्चन है कि भारत में मानसूनी वर्षा की विशेषताएं तथा आर्थिक जीवन पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। और एक और क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राजद्रोह कानून के पक्ष व विपक्ष में उपयुक्त तर्क प्रस्तुत करें। अभी क्या ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है राजद्रोह का मामला। ऐसे भी कोई भी व्यक्ति जो सरकार के अगेंस्ट में कुछ ही बोलता है उसको बोल देते हैं कि यू आर एंटी नेशनल। तो ये अभी एक तमगा लगा हुआ है, ठीक है। तो पॉलिटिकल इशू को हम लोग छोड़ते हैं, पॉलिटिकल एंगल तो हम लोग देखेंगे भी नहीं, जो गहराई से चीज़ है उसको नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग शुरू करेंगे। भारत में मानसूनी वर्षा की विशेषताएं तथा आर्थिक जीवन पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। देखिए कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा, आंसर आपको खुद लिखना है। और ये जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा इसको आंसर राइटिंग में अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा। ये जो है खास करके पेपर 2 जीएस पेपर 2 में बीपीएससी में ये क्वेश्चन काफ़ी काम देगा। अगर यूपीएससी मेंस दे रहे हैं, अगर हिंदी मीडियम है तो भी इस क्वेश्चंस को देख लीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। तो देखिए, मानसून का तात्पर्य है मौसम के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन। मानसूनी जलवायु का प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया तथा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चीन एवं जापान के कुछ क्षेत्रों में होता है। ये अगर लिखते हैं ना ये लाइंस, तो उससे क्या आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा, यानी कि एग्जामिनर को पता रहेगा कि इनको कुछ पता है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पूर्व मानसून के कारण होती है, जो हिंद महासागर में दो शाखाओं अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा में बट जाती है। वहीं कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में उत्तर पूर्व मानसून लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। भारत में मानसून वर्षा की विशेषताएं, इसको देखें तो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है, जो जून से सितंबर तक के दौरान होती है। मानसूनी वर्षा मुख्य रूप से उच्चवाच अथवा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण स्वरूप पश्चिमी घाट के पवनाभिमुखी ढाल तथा उत्तर पूर्व राज्यों के वहाँ की पहाड़ियों एवं पूर्व हिमालय के कारण 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ मानसून वर्षा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मानसून वर्षा का स्थानिक वितरण असमान है, जो 120 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के रूप में पाया जाता है। भारत में 80% से अधिक वर्षा ग्रीष्मकालीन होती है, जो मूसलाधार प्रकृति की होती है। मानसून का भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि कुल वर्षा का 3/4 भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होता है। भारत में मानसून विभंगता या विच्छेद की स्थिति पाई जाती है, अर्थात बाढ़ एवं सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा, एक बेसिक हमने जो है ना एक बेसिक देखा मानसून के बारे में। सबसे पहले उसी को डिस्कस किया था कि मानसून का तात्पर्य क्या है, ये सब उसमें हमने डिस्कस किया था। और हमने इसके बाद देखा विशेषताएं, ठीक है। इसमें देखा हमने कि भारत में जो है ना क्या विशेषताएं हैं मानसूनी वर्षा की। तभी हम लोग विशेषता के ऊपर में चर्चा कर रहे थे। और अभी देखिए, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि भूगोल और इकोनॉमिक्स एक साथ जोड़ दिया गया है, तो वो उसके बारे में बहुत पूछा था। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो मानसून है उसका आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस समय मैंने समझाया था, लेकिन एक एग्जाम्पल देके समझाने से वो थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो हम जानते हैं कि भारत के लगभग 65% लोग भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर करते हैं, जो मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पर आधारित है। मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन में सहायक है। वर्षा की परिवर्तनीयता कुछ भागों में सूखा अथवा बाढ़ का कारण बनती है। मानसून का अचानक विस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। बाढ़ जो आता है खास करके उत्तर भारत में और उत्तर बिहार में। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। भारत की जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता भोजन, वस्त्र और आवासों की अवस्था में उजागर होती है। हिमालयी प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भारत में गर्म मौसम होने के कारण वर्षा वर्ष भर खेती की जा सकती है। अब इसमें एक निष्कर्ष भी देखते हैं, इसमें कंक्लूजन का काफ़ी है। जैसे निष्कर्ष इसमें हम लोग देख सकते हैं, इसमें निष्कर्ष का पॉइंट बन जाता है कंक्लूजन। सभी उत्तर में कंक्लूजन अगर आप ऐड करते हैं तो अच्छा है, लेकिन कई उत्तर ऐसे भी होते हैं जिसमें कंक्लूजन के लिए कुछ बचता ही नहीं है।
तो यहाँ देखें हम लोग, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि कहा जा सकता है कि भारतीय मानसून अनिश्चित प्रकृति का है, जिस पर जलवायु परिवर्तन, अल नीनो आदि का व्यापक प्रभाव होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के निर्धारण में मानसून का व्यापक प्रभाव देखा जाता है। देखिए, अल नीनो और ला नीना दो फिनोमिना है। डीप में अगर जानते हैं तो बहुत अच्छा है, डीप में नहीं जानते हैं तो बस इतना जान लीजिए कि अल नीनो जो होता है और ला नीना दोनों के कारण हमारे जो जलवायु है और हमारी जो खास करके मानसून है और हवाओं का चक्रण वो प्रभावित होता है। तो ये बेसिक चीज़ है, ये जानते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं जानते हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, अभी समय है तो जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, तो आपने देखा इसको पॉइंट्स, आंसर अपने ही शब्दों में लिखिए, ज़रूरी नहीं कि मेरी बातों को रिपीट करिए, जहाँ तक हो सके अपने मूल वर्ड्स ही इस्तेमाल करिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब ये जो है ना अगला क्वेश्चन है, ये भी पेपर 2 से संबंधित क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको एक बार ये चीज़ें काफ़ी चर्चा में है, तो इसको अगर डिटेल से जान लेते हैं तो आपके आंसर्स राइटिंग में एक धार आ जाएगी। तो देखते हैं, राजद्रोह कानून के पक्ष व विपक्ष में उपयुक्त तर्क प्रस्तुत करें। ठीक है, उपयुक्त तर्क हम प्रस्तुत करेंगे किसके, तो राजद्रोह कानून के पक्ष और विपक्ष में। अब यहाँ पे कंक्लूजन जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, सिर्फ पक्ष और विपक्ष लिख देना है। तो शुरुआत करते हैं। तो वर्ष 1870 में अंग्रेज़ों का शासनकाल था। भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड में संशोधन कर 124A, देखिए ये ज़्यादा है लिखना, कुछ तो आपको मालूम होना चाहिए 1870 हुआ था, और जो वो है धारा कौन सी है 124A, ये मालूम होना चाहिए क्योंकि ये बहुत चर्चा में है। 124A के अंतर्गत राजद्रोह को शामिल करते हुए इसे परिभाषित किया गया। इस परिभाषा के अनुसार जब कोई व्यक्ति बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण प्रस्तुति द्वारा या अन्यथा किसी प्रकार से विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान न उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है, असंतोष उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है, तो उसके कृत्य को राजद्रोह माना जाएगा। ये तब था जब अंग्रेज़ों का शासन था। आप इस पे गौर करिए कि ये कानून तब था, आया था जब अंग्रेज़ों का शासन था। तो अंग्रेज़ी जो शासन व्यवस्था थी उसके खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता था, कोई कुछ लिख नहीं सकता था। लेकिन अब हम जानते हैं कि हमारा क्या सिस्टम है, डेमोक्रेसी है यानी लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हम प्रधानमंत्री के अगेंस्ट भी कुछ लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। यही तो लोकतंत्र की आत्मा है कि आप जो है चुने हुए प्रतिनिधि और इवन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के प्रति भी अपना जो है नाराज़गी जाहिर कर सकते हैं और सही शब्दों का इस्तेमाल करके या सही कार्टून का इस्तेमाल करके आप उनका मजाक भी बना सकते हैं, और बिल्कुल मजाक बनाना चाहिए। ठीक है ना, तर्क करना चाहिए, और काम नहीं करे तो उनकी पूरी खिंचाई भी होनी चाहिए। चलिए आगे के पॉइंट्स देख लेते हैं। गौरतलब है कि हाल के वर्षों में कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं व संगठनों व अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस कानून को खत्म करने की मांग की है। हालांकि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून की संवैधानिक वैधता के पुनरीक्षण संबंधी याचिका को खारिज कर दिया, यानी यह कानून अभी अस्तित्व में बरकरार रहेगा। ये देखिए, मेरे अनुसार से ये कानून रहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये कानून होना चाहिए तो ये आपका है। तो असहमति जो है लोकतंत्र में वो हमेशा रहती है और असहमति का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अब इसके पक्ष में तर्क देखते हैं। इसके पक्ष में तर्क क्या है, सरकार का मानना है कि विभिन्न राज्यों में, देखिए इसको पक्ष में तर्क था, तर्क पहले लिख देंगे। तर्क किस में, पक्ष में, पक्ष में तर्क हम लोग देखते हैं। तो सरकार का मानना है कि विभिन्न राज्यों में माओवादी, उग्रवादियों और विद्रोही समूहों द्वारा समानांतर शासन चलाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही ये समूह राज्य सरकारों को पदच्युत करने के प्रयासों का समर्थन करते हैं। ऐसे में राजद्रोह कानून खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह कानून अलगाववादी, आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन इसका इस्तेमाल शरीफ लोगों के अगेंस्ट भी किया जाता है, जैसे हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित व निर्वाचित सरकारों का अस्थायी अस्तित्व राज्य की स्थिरता के लिए आवश्यक है। यह कानून इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि यह हिंसा व अवैध तरीकों से सरकार को पदच्युत करने के प्रयासों से संरक्षण प्रदान करता है।
जिस प्रकार न्यायपालिका को अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार हासिल है, उसी तरह सरकार को भी अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार हासिल होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि आप जुडिशरी के अगेंस्ट में कुछ लिखेंगे ना, तो आपके ऊपर अवमानना का जो है केस वो जुडिशरी वो दर्ज कर लेगी। लेकिन सरकार का जो आलोचना होता है तो सरकार तो ऐसा दर्ज नहीं कर पाती है, विपक्षी तो आलोचना करते रहते हैं, लेकिन न्यायपालिका में तो कोई विपक्ष है ही नहीं। जैसे हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि संबित पात्रा को नाली का कीड़ा कह दिया। ऐसे ही कोई और डिबेट हो तो वहाँ पर भी लोग बोल सकते हैं, ठीक है, जनप्रतिनिधियों को कोई सुना भी सकता है, क्योंकि कई बार वो काम ढंग से नहीं करते हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा इस पर बहस नहीं करेंगे, हम लोग आंसर राइटिंग के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो फिर देखेंगे विपक्ष में तर्क। विपक्ष में हम लोग तर्क देख लेते हैं। इसके विपक्ष में हम लोग तर्क देखेंगे तो राजद्रोह कानून औपनिवेशिक हितों की रक्षा संबंधी प्रावधान है, इसका इस्तेमाल केवल आपात परिस्थिति में किया जाना चाहिए। राजद्रोह कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों के दायरे को सीमित करता है। राजद्रोह कानून का उपयोग राजनीतिक असंतोष को दबाने के उपकरण के रूप में किया जाता है। लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए सरकारों के गलत कृत्यों का विरोध या आलोचना जरूरी है। देश विरोधी कृत्यों से निपटने हेतु अन्य कानूनी उपाय मौजूद है, अतः इस कानून को समाप्त किया जा सकता है। तो विपक्ष में तर्क है ये सब, ठीक है ना। पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क, तर्क में सब कुछ हो गया। इसमें कंक्लूजन लिखने की मुझे नहीं लगता कि कोई आवश्यकता है, और कंक्लूजन इसका कुछ हो भी नहीं सकता है, ठीक है। तो ये देखिए ये बेसिक चीज़ है। अब आपको उत्तर जो लिखना है ऐसे ही वाइट पेज का इस्तेमाल करिए, दोनों तरफ लाइन खींच दीजिए, ठीक है ना, ऊपर नीचे सब जगह पर, और 4 से 4.5 पेज का आपको इस्तेमाल करके इसका उत्तर लिखना है। और उत्तर लिख करके नीचे में इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर होगा मेरा, तो व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे, तो वहाँ से है। जल्द ही मैं एक पोर्टल डेवलप कर दूँगा, तो आप वहाँ भी इन चीज़ों को सबमिट कर सकते हैं। या फिर ऐसा करते हैं ना कि टेलीग्राम का एक चैनल बना देते हैं जल्द ही, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टेलीग्राम पे आप सब लोग जुड़ते चले जाएंगे और एक दूसरे के उत्तर को देख पाएंगे, और जो बढ़िया उत्तर लगेगा वो तो मैं बता ही दूंगा, और साथ में अपने उत्तर भी मैं शेयर करता रहूँगा वहीं पर। ज़रूरी है कि लगातार आप प्रैक्टिस करें, उत्तर लिखते रहें, और यहाँ पर आपको प्री के लायक भी काफ़ी जो है मसाला मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ से कई सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि मानसून की क्या स्थिति हो जाती है, कौन कौन सी मानसून की शाखा हो जाती है, और मानसून भारत के अलावा किन किन देशों को हिट करता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स जो है यहाँ से बनते चले जाते हैं। तो उन पॉइंट्स को आप बहुत आराम से यहाँ से पिक कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं मेंस राइटिंग में भी, और साथ में प्री के जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी कुछ अलग नहीं होते हैं, तो यहीं से जो वन लाइनर टाइप के होते हैं वहाँ भी आपके इस्तेमाल हो जाएंगे। चलिए, ये तो बेनिफिट है। अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस की साथ साथ करिए, और मेंस की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके प्री की तैयारी साथ में हो ही जाती है। चलिए, यहाँ के लिए इतना ही, आगे फिर हम लोग साथ में बने रहेंगे। धन्यवाद।